नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में आज समझते हैं डीसी मशीन की डिजाइन में स्पेसिफिक लोडिंग की क्या सिग्निफिकेंस है और समझते हैं एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी और आर्मेचर पेरिफेरी में पर यूनिट लेंथ जो आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर करंट लोडिंग बनाते हैं उनकी वैल्यूज का डिसीजन हमारी ओवरऑल डिजाइन पर क्या असर रखता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान रहे हमारी सारी वीडियो में जो स्टडी नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। एक डीसी मशीन में ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा करंट या ज्यादा पावर वाले इस आर्मेचर भाग को रोटेटिंग बनाया जाता है। आर्मेचर के रोटेशन के दौरान ये सेगमेंटेड कम्यूटेटर स्टेशनरी ब्रशेज के साथ ब्रश पर डीसी और रोटेटिंग आर्मेचर चालकों में एसी के बीच में परिवर्तन कम्यूटेशन का काम करता है और इस कम्यूटेटिंग एक्शंस के लिए आर्मेचर का रोटेशन आवश्यक है। जहां एक एसी मशीन में रोटेटिंग स्पीड मशीन में पोल की संख्या और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वहीं एक डीसी मशीन में रोटेटिंग स्पीड आर्मेचर को दी गई वोल्टेज और फील्ड द्वारा आर्मेचर के चारों तरफ एयर गैप में बनाए गए पर पोल फ्लक्स पर डिपेंड करता है। डीसी जनरेटर का चलन तो बहुत कम है, लेकिन डीसी मोटर का स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क बहुत अच्छा है। इनकी स्पीड को बड़ी परास में आसानी से बदला जा सकता है, इसलिए सभी प्रकार की ट्रैक्शन, क्रेन, होइस्ट जैसी एप्लीकेशंस में, रोलिंग मिल्स में, प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल वाली पेपर मिल्स में, ज्यादा टॉर्क वाली मैकेनिकल ऑपरेशंस, लेथ, शेपर, ड्रिल या टेक्सटाइल वीविंग में डीसी मोटरों का इस्तेमाल होता है। एसी मोटरों की तुलना में ये डीसी मोटरें ज्यादा महंगी और नाजुक हैं। इनमें ओवरलोड सहने की कैपेसिटी नहीं होती हैं। इस्तेमाल के दौरान इनकी ब्रशेज के घिसने से बार बार उन्हें बदलाव जैसी मेंटेनेंस समस्याएं भी इनमें ज्यादा हैं। एक डीसी मोटर में नीले फ्रेम के अंदर आए हुए योक के साथ लगे इन उभरे हुए पोल कोर के ऊपर कंसेंट्रिक टर्न से बनी हुई फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स की ओरिएंटेशन और करंट की डायरेक्शन इस तरह से रहती है कि नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर निकलता है, एयर गैप को क्रॉस करके आर्मेचर के चालकों को काटता हुआ दोबारा एयर गैप क्रॉस करते हुए साउथ पोल से योक के थ्रू अपना रास्ता पूरा करता है। पोल कोर के आगे का हिस्सा पोल शू पूरे पोल आर्क में फ्लक्स को लगभग एक समान यूनिफॉर्म हाई डेंसिटी के साथ आर्मेचर के ऊपर फैला देता है। जब ब्रशेज पे डीसी सप्लाई दी जाती है तो घूमते समय ये कम्यूटेटर एक इन्वर्टर का कार्य करता है और ब्रश पर दी गई डीसी घूमते हुए आर्मेचर चालकों में एसी के रूप में रहती है। नॉर्थ पोल के नीचे करंट एक डायरेक्शन में रहता है, साउथ पोल के नीचे उसकी डायरेक्शन घूमते समय बदल जाती है ताकि मोटर लगातार एक ही दिशा में रोटेटिंग टॉर्क बनाती रहे। इन आर्मेचर चालकों में पर्याप्त करंट कैरिंग कैपेसिटी है और इनमें कॉपर लॉसेस कम है और टेम्परेचर राइज लिमिटेड है। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर चालकों के चारों तरफ हम इंसुलेशन लगाते हैं ताकि हमारा जो कंडक्टिव पार्ट है वो आयरन स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रिकली इंसुलेट हो जाए और करंट एक प्रेस्क्राइब्ड पाथ में ही कन्फाइंड रहे। मशीन का जो कूलिंग सिस्टम है वो मशीन में वाइंडिंग में होने वाले कॉपर लॉस, आयरन पार्ट में होने वाले हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस, मैकेनिकल फ्रिक्शन से उत्पन्न वाली हीट को डेसिपेट करके मशीन के टेम्परेचर को सेफ लिमिट्स में रखता है। एक डीसी मशीन की अच्छी डिजाइन फील्ड सिस्टम और आर्मेचर में लगने वाले आयरन और कॉपर पार्ट, कंडक्टर्स में चारों तरफ लगने वाले इंसुलेशन और लॉसेस से डेवलप्ड हीट को डेसिपेट करने वाले कूलिंग सिस्टम में एक सही तरीके का एग्रीमेंट बनाना है। एक अच्छी मशीन डिजाइन हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करती है, वो निर्धारित करती है कि कितना इन्वेस्टमेंट कॉपर में और कितना आयरन में करना है, उसमें रनिंग एफिशिएंसी अच्छी रहे, परफॉर्मेंस बढ़िया है। डिजाइन को न केवल कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना है बल्कि जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अनुरूप भी परफॉर्मेंस देनी है। साथ ही जो हमारी डिजाइन में कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे मैग्नेटिक मटेरियल में हाईएस्ट फ्लक्स डेंसिटी जो सैचुरेशन जनरेट करती है वो, या किसी इंसुलेशन में टेम्परेचर राइज जो उसकी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है, उनकी भी पालना करनी होती है। किसी डीसी मशीन का साइज या पावर रेटिंग उसकी मेन डायमेंशंस पर डिपेंड करती है और वो दो हैं, एक आर्मेचर या फील्ड कोर की लेंथ और दूसरी आर्मेचर की डायामीटर। अगर हम किसी मशीन में लेंथ और डायामीटर बढ़ाते हैं तो उसकी मेन डायमेंशन, साइज, वेट, वॉल्यूम बढ़ेगा और उससे उसकी पावर रेटिंग भी बढ़ेगी। किसी डीसी मशीन का पावर आउटपुट उसकी मेन डायमेंशन और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, यहाँ एयर गैप में जो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी है, और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग जो इस आर्मेचर की पेरिफेरल लेंथ पे पर यूनिट लेंथ एम्पियर कंडक्टर्स हैं उसके साथ स्पीड पर निर्भर करती है। और एक इक्वेशन है जो स्पेसिफिक लोडिंग स्पीड को मेन डायमेंशन के साथ पावर से रिलेट करती है और उसे हम आउटपुट इक्वेशन कहते हैं। इनफैक्ट
किसी डीसी मशीन की आउटपुट इक्वेशन उसके रोटेटिंग आर्मेचर में जो पावर डेवलप होती है उसे मेन डायमेंशंस के साथ स्पेसिफिक लोडिंग और स्पीड का रिलेशनशिप है। जो मोटर के आर्मेचर में जो पावर डेवलप्ड होती है वो उसमें बैक ईएमएफ और आर्मेचर का जो सर्किट करंट है उसका प्रोडक्ट है। हम बैक ईएमएफ को P phi NZ over 60A लिख सकते हैं, जहां P मशीन में पोल की संख्या, phi पर पोल फ्लक्स वेबर में, N RPM रिवोल्यूशन पर मिनट है आर्मेचर के, Z आर्मेचर में वाइंडिंग के सभी कंडक्टरों की कुल संख्या है, A वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या है, IA आर्मेचर का करंट है। हम अगर इस आर्मेचर पावर को रीअरेंज करें तो P और phi के प्रोडक्ट को हम टोटल फ्लक्स जो आर्मेचर के ऊपर सारे पोल P से प्रति पोल फ्लक्स phi बनाते हुए गिरता है जिसे हम टोटल मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं। यहाँ IZ कुल आर्मेचर करंट जो A पैरेलल पाथ में बटकर किसी कंडक्टर में करंट है और Z कंडक्टरों की कुल संख्या है। ये IZZ प्रोडक्ट टोटल करंट लोडिंग हो गई है और स्पीड के साथ टोटल करंट लोडिंग और टोटल मैग्नेटिक लोडिंग हमारी आर्मेचर की पावर आउटपुट हो गई है। हम टोटल लोडिंग को स्पेसिफिक लोडिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं। आर्मेचर का जो सारा सरफेस एरिया है वो पाई DL है, D आर्मेचर की डायमीटर है और L आर्मेचर कोर की लेंथ है। इस आर्मेचर की सिलेंड्रिकल पाई DL एरिया पे पर यूनिट एरिया स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग या फ्लक्स डेंसिटी अगर B एवरेज है तो टोटल मैग्नेटिक लोडिंग को हम स्पेसिफिक लोडिंग के साथ यूं रख सकते हैं। जो टोटल करंट लोडिंग है वो पर यूनिट पेरिफेरल लेंथ अगर पाई D का भाग दे दें तो स्पेसिफिक करंट लोडिंग AC आ गई है। अगर पर यूनिट लेंथ एम्पियर कंडक्टर AC है और टोटल आर्मेचर की पेरिफेरल लेंथ पाई D है तो टोटल करंट लोडिंग AC इंटू पाई D हो गया। ये N रिवोल्यूशन पर सेकेंड हमारी स्पीड है। तो वॉट में हमारी जो पावर है उसके इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दो बार D एक D स्क्वायर रूप ले लेती है, एक L है। ये हमारी मेन डायमेंशन आर्मेचर के डायमीटर और लेंथ हो गई है। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक करंट लोडिंग पाई के स्क्वायर के साथ अगर हम इस पावर को किलोवाट में रखना चाहते हैं तो एक मल्टीप्लायर 10 की पावर -3 के साथ एक कोफिशिएंट बना देती है जिसे हम आउटपुट कोफिशिएंट C0 कहते हैं। C0 की वैल्यू स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और करंट लोडिंग के साथ ये रिलेशनशिप रखती है। तो हम कह सकते हैं कि एक डीसी मशीन की मेन डायमेंशंस के इस वॉल्यूमेट्रिक स्वरूप D स्क्वायर L का आर्मेचर पावर के साथ ये जो आउटपुट इक्वेशन रूप है वो साफ बता रहा है कि हमारे एक्टिव आयरन और कॉपर मटेरियल का वॉल्यूम, वेट, साइज और कॉस्ट कम हो जाएगा अगर हमारी मशीन की डिजाइन में आउटपुट कोफिशिएंट ज्यादा हो या मशीन की स्पीड ज्यादा हो। किसी मशीन की डिजाइन में अगर हम ऑपरेटिंग स्पीड को ज्यादा लेंगे तो सेम एक्टिव मटेरियल बार बार इस्तेमाल होने से हमें सेम पावर के लिए एक्टिव मटेरियल की वॉल्यूमेट्रिक साइज, वेट और कॉस्ट कम हो जाएगी। इसलिए स्पीड का चयन ओपन है तो हमें हमेशा अधिक स्पीड की मशीन ऑपरेशन को डिजाइन करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे जब हम मोटर की हायर स्पीड पे ऑपरेशंस करते हैं तो उसकी मैकेनिकल डिजाइन को ज्यादा बेहतर बनाना जरूरी है। उसमें होने वाले फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस को तो कम रखना ही है, नॉइस और वाइब्रेशन का लेवल भी कम रखना होगा। मशीन की आर्मेचर पावर की आउटपुट इक्वेशन से साफ जाहिर हो रहा है कि अगर हम इस आउटपुट कोफिशिएंट C0 की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो सेम पावर आउटपुट के लिए हमारा फिजिकल साइज, मशीन के एक्टिव मटेरियल का वॉल्यूम, वेट और साइज, कॉस्ट कम हो जाएगा। एक मशीन डिजाइन में आउटपुट कोफिशिएंट को इंक्रीज करने के लिए हमें स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक करंट लोडिंग को इंक्रीज करना होगा। इनकी हायर वैल्यूज के साथ जब आउटपुट कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड अधिक होगा तो सेम पावर आउटपुट के लिए हमारी मशीन का एक्टिव मटेरियल का वॉल्यूम, वेट, साइज और कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एक्टिव मटेरियल के पर यूनिट वेट या पर यूनिट वॉल्यूम से ज्यादा पावर प्राप्त करने के लिए हमारी मशीन की डिजाइन में आउटपुट कोफिशिएंट की वैल्यू को अधिक रखना चाहिए। लेकिन मशीन में हायर मैग्नेटिक लोडिंग या इलेक्ट्रिक लोडिंग से उसकी परफॉर्मेंस पे कुछ बुरे असर आते हैं। मैग्नेटिक लोडिंग बढ़ने से आयरन पार्ट में लॉसेस बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक लोडिंग से कॉपर लॉसेस बढ़ते हैं और दोनों से हमारी टेम्परेचर राइज लिमिट क्रॉस कर सकती है। इससे हमारी एफिशिएंसियां डाउन होंगी, कम्यूटेशंस की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसलिए एक बेहतर प्रैक्टिस है कि हम मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिक लोडिंग को ऑप्टिमम वैल्यूज के बीच में रखें और टिपिकली हम एयर गैप में जो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी है वो 0.4 से 0.8 टेस्ला के बीच में रखते हैं और आर्मेचर कंडक्टर्स में जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है वो 15,000 से 50,000 एम्पियर टन पर मीटर के पास में रखते हैं। जो हमारी 5 या 10 किलोवाट की छोटी पावर साइज की मोटरें हैं उनके लिए कम फ्लक्स डेंसिटी और कम करंट लोडिंग इस्तेमाल की जाती है, जबकि 500 किलोवाट या बड़ी साइज की जो हमारी मोटरें होती हैं उनमें हायर वैल्यूज की स्पेसिफिक लोडिंग रखी जाती है। जरा समझते हैं कि एक डीसी मशीन की डिजाइन में स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी B एवरेज क्या है और इसके
के मान की चॉइस को हम किस प्रकार ऑप्टिमाइज करते हैं। हमारे रोटेटिंग आर्मेचर के चारों तरफ जो एयर गैप स्पेस है उसमें हमारे जो ये फील्ड पोल्स हैं वो प्रति पोल जब फ्लक्स फाई बनाते हैं और पी पोल कुल फ्लक्स पी फाई बनाते हैं, तो आर्मेचर के चारों तरफ जो फ्लक्स गिरता है पी फाई, उसे हम टोटल मैग्नेटिक लोडिंग या टोटल फ्लक्स कहते हैं। और पूरे आर्मेचर के सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया जो कि पाई डीएल है, उस पे गिरने वाले इस फ्लक्स का पर यूनिट एरिया जो एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं। एक डीसी मशीन में रोटेटिंग आर्मेचर के चारों तरफ शान हाईलाइट में दिखाए गए इस एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का मान टीथ और स्लोट वाले हमारे रोटेटिंग आर्मेचर के टूथ भाग में जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटीज आती है उससे तय होता है। डीसी मशीन के सैलिएंट नॉर्थ पोल से निकलने वाला फ्लक्स जब टूथ और स्लोट्स वाले इररेगुलर आर्मेचर सरफेस पर गिरता है तो स्लोट में कम परमेबिलिटी होने से और टूथ भाग में ज्यादा परमेबिलिटी होने से सारा फ्लक्स स्लोट की बजाय टूथ में से होकर गुजरता है। तो जब हवा में उसकी एवरेज डेंसिटी पूरे स्लोट पिच में जो फ्लक्स बनाती थी, उस एक स्लोट पिच के फ्लक्स को हम सारे एयर गैप के कुल मैग्नेटिक फ्लक्स में स्लोट्स की कुल संख्या का भाग देकर निकाल सकते हैं और हम टोटल मैग्नेटिक लोडिंग को स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के साथ सारे आर्मेचर के सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हम पाते हैं कि जो एक स्लोट पिच में जो कुल फ्लक्स गिरा है वो सारी आर्मेचर पेरिफेरी लेंथ में जब हमने स्लोट्स के नंबर का भाग दे दिया है तो वो एक स्लोट की पिच आ गई है। तो एक स्लोट पिच में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी एल कोर लेंथ के साथ स्लोट पिच के साथ इतना फ्लक्स रखती है और यही फ्लक्स सारा कंसंट्रेट होकर स्लोट की बजाय सिर्फ टीथ भाग से अपना रास्ता बनाता है। तो टीथ भाग में फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू सारा स्लोट पिच में गिरा हुआ फ्लक्स अपॉन एक टीथ का क्रॉस सेक्शन एरिया ये रूप रख लेता है। आमतौर पे हमारी टोटल स्लोट पिच से टूथ की जो थिकनेस है वो आधी या इससे भी कम होती है, तो हम पाते हैं कि हमारे टूथ भाग में फ्लक्स डेंसिटी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी से दुगनी या उससे भी ज्यादा हो जाती है। एक सैलिएंट फील्ड पोल का पर पोल फ्लक्स पूरी पोल पिच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की बजाय पोल शू के नीचे जो पोल आर्क बनता है पोल पिच का लगभग 70% अंश उसमें एक समान मैक्सिमम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी बना लेता है। तो हम समझ सकते हैं कि आर्मेचर के वो टीथ जो पोल आर्क में पोल शू के नीचे आते हैं उनमें इंटरपोलर रीजन की कंपैरिजन में ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी रहेगी। आर्मेचर वाइंडिंग को सहज तरीके से करने के लिए जो हमारी डीसी मशीन के आर्मेचर में जो स्लोट्स होते हैं आउटर पेरिफेरी में उन्हें पैरेलल साइडेड बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में उनका जो टीथ भाग है वो टेपर्ड हो जाएगा और उसका सबसे बॉटम पोजीशंस पे जो क्रॉस सेक्शन है वो लीस्ट हो जाएगा। इस सबसे सकड़े टीथ भाग में फ्लक्स डेंसिटी के मान लिमिट से ज्यादा न हो इसलिए हम एयर गैप में जो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है उसे कम रखते हैं। जब हम डीसी मशीन की आर्मेचर को ज्यादा वोल्टेज के लिए डिजाइन करते हैं तो वाइंडिंग कंडक्टर को आयरन पार्ट से इंसुलेट करने के लिए ये जो पेपर इंसुलेशन है और इंटरलेयर इंसुलेशन है उन्हें ज्यादा थिकनेस और ज्यादा स्पेस की जरूरत रहेगी। ऐसी स्थिति में हमारा जो टीथ का क्रॉस सेक्शन है वो और ज्यादा कम हो सकता है और हाई वोल्टेज की ऐसी डिजाइंड मशीनों में सबसे सकड़े भाग में फ्लक्स डेंसिटी सैचुरेशन लेवल को टच ना करे, इसलिए भी हमें एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटीज को एक लिमिट से ज्यादा नहीं होने देना है। अगर हम पूरी पोल पिच में आर्मेचर के चारों तरफ एयर में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को 0.42 टेस्ला लेते हैं तो सैलिएंट पोल का ये जो फ्लक्स है वो पूरी पोल पिच पे न गिरने की बजाय पोल शू के नीचे के इस 70% पोल आर्क पर ही कंसंट्रेट हो जाता है और यहाँ फ्लक्स डेंसिटीज की वैल्यू 0.6 टेस्ला के आसपास पहुंच जाती है, जबकि एवरेज फ्लक्स डेंसिटी 0.42 टेस्ला ही है। एयर गैप से ये फ्लक्स आर्मेचर में स्लोट भाग में न जाके सिर्फ टीथ भाग में कंसंट्रेट हो जाता है तो टीथ पोर्शन में ये फ्लक्स डेंसिटियां और ज्यादा इंक्रीज होकर 1.1 टेस्ला वैल्यू पा लेती हैं और एक छोटी मशीन में टीथ का जो सबसे नीचे का सकड़ा हिस्सा है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया और कम हो गया है वहां ये फ्लक्स डेंसिटियां 2.1 टेस्ला जैसे लेवल पर आ जाती है, भले ही एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी मात्र 0.42 टेस्ला ही है। अगर आयरन पार्ट में फ्लक्स डेंसिटियां 2.2 टेस्ला के लेवल पे पहुंचती हैं तो वो एक गहरे सैचुरेशन में पहुंच जाता है
ऐसी स्थिति में आयरन पार्ट में हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस बहुत ज्यादा होने लगते हैं। आयरन पार्ट का रिलक्टेंस भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में पूरे मैग्नेटिक सर्किट में वर्किंग फ्लक्स को मेंटेन करने में फील्ड वाइंडिंग में एमएमएफ की आवश्यकता बढ़ जाती है। इससे फील्ड वाइंडिंग में कॉपर मटेरियल की रिक्वायरमेंट और कॉपर लॉसेस बढ़ जाते हैं। आर्मेचर के रोटेशन से आर्मेचर की टीथ और कोर के हिस्से कभी नॉर्थ पोल और कभी साउथ पोल के नीचे आते हैं। इससे उनके साथ जुड़ने वाले फ्लक्स की दिशाओं में फ्रीक्वेंसी के साथ रिवर्सल होता है और ये कोर में रोटेशंस के कारण जो फ्लक्स का रिवर्सल होता है वो कोर में हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस पैदा करता है। पी पोल की मशीन में एनआरपीएस के साथ जब रोटेशन होता है तो फ्लक्स में रिवर्सल की फ्रीक्वेंसी इस पीली हाईलाइट वाले सूत्र से F=NP/2 से दी जाती है। अर्थात जो डीसी मशीन ज्यादा स्पीड पे रोटेट हो रही है या ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स रखती है उसके आर्मेचर में रोटेशन के दौरान फ्लक्स रिवर्सल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने से हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस ज्यादा होंगे। तो ऐसी ज्यादा स्पीड और पोल वाली मशीनों में आयरन लॉसेस को लिमिट में रखने के लिए हम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू को डिजाइन के दौरान अधिक नहीं रखते हैं। एक मशीन के फिजिकल साइज या पावर रेटिंग का भी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की चॉइस में महत्वपूर्ण स्थान है। एक छोटी पावर की मशीन के आर्मेचर की डायामीटर कम होती है। कंडक्टर को अकोमोडेट करने के लिए रेक्टेंगल स्लॉट्स के साथ जब हम बीच में टूथ बनाते हैं तो टूथ का ये जो सबसे सकड़ा हिस्सा है, यहाँ अगर हम क्रिटिकल लेवल पे फ्लक्स डेंसिटी सैचुरेशन के जस्ट करीब 2.1 या 2.2 टेस्ला चाहते हैं तो स्लॉट के ऊपरी हिस्से का क्रॉस सेक्शन और निचले हिस्से के क्रॉस सेक्शन में अंतर होने से ऊपरी हिस्से में फ्लक्स डेंसिटियां 1.1 टेस्ला हो सकती है। क्योंकि पूरी स्लॉट पिच का फ्लक्स स्लॉट्स की बजाय केवल टूथ पोर्शन में होता है तो वो यहाँ ज्यादा एरिया में डिवाइड होने पर फ्लक्स डेंसिटियां कम रख लेगा। और क्योंकि पूरी पोल पिच का फ्लक्स असल में केवल पोल आर्क में है तो पोल आर्क में अगर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटियां 0.6 टेस्ला के आसपास चल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसी मशीन में जिसके सकड़े हिस्से में 2.1 टेस्ला के आसपास फ्लक्स डेंसिटियां आ रही हैं, छोटे फिजिकल साइज की ऐसी डीसी मशीनों में पूरे पोल पिच में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी एयर गैप में 0.4 या 0.42 टेस्ला मात्र रखी जा सकती है। वहीं एक बड़ी मशीन में जिसकी डायमीटर काफी ज्यादा है उनमें टॉप और बॉटम के स्लॉट्स की डायमेंशंस में ज्यादा चेंजेस नहीं आते। अगर बॉटम सेक्शन में फ्लक्स डेंसिटियां 2.1 टेस्ला की लिमिट्स कंडीशंस पर हैं तो टॉप पोजीशंस में ये 1.8 टेस्ला के आसपास हैं। ऐसी स्थिति में हम अगर पोल आर्क में फ्लक्स डेंसिटियां 1.2 टेस्ला रखते हैं तो पोल पिच में फ्लक्स डेंसिटियों की एवरेज एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग हम 0.8 टेस्ला रख सकते हैं, जो छोटी मशीनों से दुगनी होने के बावजूद भी सबसे सकड़े भाग में फ्लक्स डेंसिटियों का लेवल सैचुरेशन के बिल्कुल करीब एक जैसा है। तो छोटी मशीनों में हम एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग 0.4 टेस्ला के आसपास रखते हैं और बड़ी मशीनों में यही 0.8 टेस्ला रखी जा सकती है। हमने जाना कि अगर हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की वैल्यू को ज्यादा लेके आउटपुट कोएफिशिएंट को बढ़ाकर फिजिकल डायमेंशंस को छोटा रखकर मशीन का साइज, वेट और कॉस्ट को अगर कम करना चाहेंगे तो एक लिमिट से ज्यादा स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग से कोर में आयरन लॉसेस बढ़ जाएंगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, टेम्परेचर राइज अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड डैमेजिंग कंसीक्वेंसेस में आ जाएगा। और सैचुरेशन कंडीशंस में वर्किंग फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए हमें फील्ड एमएमएफ ज्यादा चाहिएंगे। इससे हमारी फील्ड वाइंडिंग में कॉपर की लागत और कॉपर लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें ज्यादा स्पेसिफिक लोडिंग लेने के नुकसान होंगे। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को काफी कम लेते हैं और हमारे मशीन के फिजिकल साइज बड़े आते हैं तो हमारी कॉस्ट, वेट और साइज बढ़ जाएगी। अतः हमें स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की कोई ऑप्टिमम वैल्यू को डिसाइड कर लेना चाहिए। सामान्यतः हम पूरी पोल पिच में एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी की मैग्नीट्यूड को छोटी मशीनों में 0.4 टेस्ला के आसपास और बड़ी मशीनों में 0.8 टेस्ला के आसपास रखते हैं। और इन वैल्यूज के साथ जब हम एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी रखते हैं तो सिर्फ पोल आर्क के नीचे के टीथ में जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है वो 0.55 टेस्ला से लेके 1.15 टेस्ला तक हो सकती है। एक अच्छी डिजाइन में हम छोटे आकार और पावर रेटिंग की ज्यादा स्पीड वाली और ज्यादा वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाने वाली डीसी मशीन के लिए स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के वैल्यूज को कम रखते हैं। एक डीसी मशीन की डिजाइन में स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग क्या है और इसकी वैल्यू का सिलेक्शन किन पैरामीटर के आधार पे होता है वो समझते हैं। एक डीसी मशीन के आर्मेचर में स्लॉट्स में हम वाइंडिंग में कंडक्टर्स को इंटर
कनेक्ट करते हैं और इन कंडक्टर्स में करंट से इस पूरी आर्मेचर पेरिफेरी पे इलेक्ट्रिक लोडिंग होती है। सारे कंडक्टर्स की संख्या और उन कंडक्टर के करंट के प्रोडक्ट को हम टोटल आर्मेचर करंट लोडिंग कहते हैं और इस करंट लोडिंग का आर्मेचर की पेरिफेरी लेंथ पर यूनिट लेंथ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग एसी कहते हैं। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग को डिसाइड करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर टेम्परेचर राइज है। जब हम कंडक्टर में करंट लोडिंग बढ़ाते हैं तो हम कम पेरिफेरल लेंथ में ज्यादा कॉपर लॉसेस को जब होने देते हैं तो हमारा टेम्परेचर राइज होने लगता है। अगर इंसुलेशन की विथस्टैंड कैपेसिटी से ज्यादा टेम्परेचर राइज हो गया तो मोटर के आर्मेचर की वाइंडिंग का इंसुलेशन का थर्मल ब्रेकडाउन हो सकता है। तो हम उन मशीनों में ज्यादा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका इलेक्ट्रिक इंसुलेशन ज्यादा टेम्परेचर राइज को विथस्टैंड कर सकता है। एक मशीन के बेटर एनक्लोजर और कूलिंग सिस्टम से अगर हम हीट डेसिपेशन को इंप्रूव कर पाते हैं तो हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अब भले ही हमारे कॉपर लॉसेस ज्यादा हो रहे होंगे लेकिन हीट डेसिपेशन ज्यादा होने से टेम्परेचर राइज कंट्रोल रहेगा। जिन मशीनों की स्पीड ज्यादा है उनमें हम स्पेसिफिक करंट लोडिंग को ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि इनमें कूलिंग और वेंटिलेशन ज्यादा स्पीड के रोटेशन के कारण बेटर होता है, इसलिए वो हीट डेसिपेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से फास्टर रेट से कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हायर स्पीड की एक डीसी मशीन सेम पोल के लिए आर्मेचर कोर में फ्लक्स रिवर्सल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देती है तो उससे आयरन लॉसेस बढ़ते हैं। तो उन आयरन लॉसेस को हम कंट्रोल करने के लिए हाई स्पीड की मशीन में स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को कम रखते हैं, लेकिन हाई स्पीड की मशीन में क्योंकि वेंटिलेशन बेहतर है इसलिए हम स्पेसिफिक करंट लोडिंग को बढ़ा सकते हैं। अब जरा समझते हैं कि मशीन की आर्मेचर की ऑपरेटिंग वोल्टेज का स्पेसिफिक करंट लोडिंग से क्या कनेक्शन है। जो हाई वोल्टेज की डीसी मशीन होगी उसका इंसुलेशन स्लोट में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ऐसी स्थिति में स्लोट में कंडक्टर का स्पेस कम होने से हमारी करंट डेंसिटीज की वैल्यूज को हमें ज्यादा रखना पड़ेगा और करंट डेंसिटी ज्यादा होने से कंडक्टर में कॉपर लॉसेस ज्यादा होंगे और ऐसी स्थिति में टेम्परेचर राइज को लिमिट में रखने के लिए हाई वोल्टेज की मशीनों में जिनमें मोटा इंसुलेशन इस्तेमाल किया गया है ये एडवाइस की जाती है कि हम स्पेसिफिक करंट लोडिंग को एम्पियर कंडक्टर पर मीटर को कम रखें। मशीन का जो फिजिकल साइज या पावर रेटिंग है वो भी स्पेसिफिक करंट लोडिंग के डिसीजन में महत्वपूर्ण है। एक बड़े ज्यादा पावर की मशीन्स में हमारे पास कंडक्टर को अकोमोडेट करने के लिए स्लोट में ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। ऐसी स्थिति में हम ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर या ज्यादा करंट के साथ कंडक्टर इस्तेमाल करके हायर स्पेसिफिक करंट लोडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5 किलोवाट जैसी छोटी डीसी मोटरों में स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग एम्पियर कंडक्टर पर यूनिट लेंथ को बहुत कम 15,000 और 500 किलोवाट से बड़े साइज की बड़ी मोटरों में स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग को 50,000 एम्पियर कंडक्टर पर मीटर जैसा रखा जाता है। एक मशीन में कम्यूटेशंस की कंडीशन आर्मेचर रिएक्शन से डिसाइड होती है और ये स्पेसिफिक करंट लोडिंग के साथ एक रिलेशन रखती है। अगर हम किसी मशीन डिजाइन में स्पेसिफिक करंट लोडिंग की हायर वैल्यूज को यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में लोडेड कंडीशंस में हमारा जो आर्मेचर है वो ज्यादा एमएमएफ बनाकर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आर्मेचर रिएक्शन के इस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से न केवल हमारा वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड डीमैग्नेटाइज होगा बल्कि डिस्टोर्शन से इंटरपोलर रीजन पे जो ब्रशेज रखी हुई हैं उनमें करंट रिवर्सल के दौरान स्पार्किंग की प्रॉब्लम्स कम्यूटेशन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ऐसी आर्मेचर रिएक्शन की एडवर्स इफेक्ट्स को रोकने के लिए या तो हमें फील्ड एमएमएफ ज्यादा करने होंगे, ऐसी स्थिति में हमारा फील्ड कॉपर रिक्वायरमेंट और फील्ड कॉपर लॉसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम आर्मेचर रिएक्शन को कंट्रोल रखने के लिए मशीनों में स्पेसिफिक करंट लोडिंग को एक लिमिट से ज्यादा नहीं करते हैं। एक डीसी मशीन में कम्यूटेशन की कंडीशंस स्पेसिफिक करंट लोडिंग को डिसाइड करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर किसी मशीन की डिजाइन में स्पेसिफिक करंट लोडिंग की वैल्यू को हाई लिया गया है तो हमारे जो बड़े आकार के आर्मेचर कंडक्टर हैं या ज्यादा टर्न्स के आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं उनका कोयल इंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा और वो वाइंडिंग जो ब्रशेस के साथ शॉर्ट सर्किट होते समय करंट का रिवर्सल कर रही है उसमें रिएक्टेंस वोल्टेज ज्यादा जनरेट होगी जिससे हमारा कम्यूटेशन डिले होगा और कम्यूटेशन के दौरान ब्रशेस
वोल्टेज के ऊपर बहुत बुरी हाई रेट से स्पार्किंग होगी। ज्यादा स्पेसिफिक करंट लोडिंग वाले स्लोट्स गहरे भी बनाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में गहरे स्लोट्स में भी वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टिव इफेक्ट ज्यादा होने से रिएक्टेंस वोल्टेज ज्यादा बनेगी और कम्यूटेशंस की प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो हम कम्यूटेशन को नियंत्रित रखने के लिए डीसी मशीन की डिजाइन में स्पेसिफिक करंट लोडिंग को ज्यादा नहीं रखते हैं। आमतौर पे स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग एम्पियर कंडक्टर पर यूनिट पेरिफेरल लेंथ ऑफ आर्मेचर छोटी मशीनों में 15,000 और बहुत बड़ी मशीनों में 50,000 एम्पियर कंडक्टर पर मीटर रखते हैं। हम हायर एम्पियर टर्न पर मीटर का इस्तेमाल ज्यादा कैपेसिटी बड़े साइज की मशीनों में करेंगे, जिनकी स्पीड ज्यादा है, उनमें भी स्पेसिफिक करंट लोडिंग ज्यादा ली जा सकती है। और जो लो वोल्टेज की मशीन है जिसमें इंसुलेशन स्पेसिंग कम है, उनमें भी हम स्पेसिफिक करंट लोडिंग ज्यादा ले सकते हैं। आज की इस वीडियो से एक डीसी मशीन के डिजाइन में स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग क्या है और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है और इनके मैग्नीट्यूड किन पैरामीटर पर निर्भर करते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारी मशीन डिजाइन प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी डिजाइन समझ इंप्रूव होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप डिस्क्रिप्शन लिंक्स में नोट्स को डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को जारी रखें।